नमः साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि हम पूर्व भागों में कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा के संदर्भ में प्रश्नों को हल कर रहे थे, उसी के संदर्भ में हम प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे। तो आज के इस भाग में हम जो शेष भाग जीके भाग बचा हुआ था, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उसी के विषय में अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स में प्रश्न पत्र में आ चुके हैं प्रश्न जीके से संबंधित, उन्हीं को अब हल करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 121 जो आपकी स्क्रीन पर है, पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में अवस्थित है? तो इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है यह नॉर्थ में पड़ता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कौन सा राज्य जो है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में है, साउथ की तरफ को है। तो साथियों, साउथ की तरफ में आने वाला जो राज्य है हिमाचल प्रदेश से, वह है हरियाणा। जो राजस्थान है वो इस पॉइंट पे पड़ता है साथियों। पंजाब जो पड़ता है हमें पश्चिम की तरफ को पड़ता है, और जम्मू कश्मीर जो है हमें उत्तर की तरफ को ही पड़ता है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 122 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 122 है, निम्न में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वत श्रेणी में नहीं आता है? तो साथियों, इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि डलहौजी, भटियात और चुरह जो हैं, ये सभी जो हैं यह चंबा में पड़ते हैं। तो यहाँ पर रामपुर जो है शिमला के अंतर्गत आता है, ये शिवालिक पहाड़ियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, रामपुर। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 123, कुमारवाह झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, कुमारवाह झील जो है यह मंडी के अंतर्गत आती है। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 124 जो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, सच पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? तो साथियों, जो सच पास है यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 125। प्रश्न है, कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या है? तो कांगड़ा का प्राचीन नाम जो है नगरकोट है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 126 आपकी स्क्रीन पर है, नूरपुर राज्य किसके काल में पराकाष्ठा पर था? तो साथियों, उस समय का जो राजा जो थे वो जगत सिंह थे, उनके समय में यह अपनी पराकाष्ठा पर था, अर्थात अपने उच्चतम शीर्ष पर था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 127। तो वह आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ प्रश्न है, ईस्वी 1200 के आसपास किसने मंडी राज्य की स्थापना की थी? तो साथियों, मंडी राज्य की स्थापना जो थी बाहुसेन ने की थी। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 128, धामी गोलीबारी त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों, जो धामी गोलीकांड हुआ था वह 1939 में हुआ था। 1942 में समझौता आंदोलन हुआ था, और 1939 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 129। प्रश्न है, श्री गोपाल मंदिर अवस्थित है, अर्थात गोपाल मंदिर कहाँ पर है? तो साथियों, गोपाल मंदिर जो है बिलासपुर के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे प्रश्न है, किसने 1653 ईस्वी में कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति जो थी प्रतिष्ठित की थी? तो कुल्लू में जो रघुनाथ की मूर्ति जो थी जगत सिंह के द्वारा प्रतिष्ठित हुई थी। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 131। प्रश्न है, बेतास लाहौल क्षेत्र के ये क्या हैं? तो साथियों, ये एक बेतास जो है ये एक व्यापारिक व्यावसायिक जो हैं नर्तक हैं, अर्थात डांस करने वाले हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 132, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर परीक्षा में आता है, पत्थर का खेल अर्थात यह प्रसिद्ध मेला कहाँ होता है? तो साथियों, ये हलोग में होता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या, आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूँ यहाँ पर साथियों, ये हलोग स्थान जो है यह किस जिले के अंतर्गत आता है? कमेंट के माध्यम से बताएं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 133 जो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, तिब्बती चिकित्सा और खगोलीय संस्थान अवस्थित है, अर्थात जो तिब्बतियन चिकित्सा और खगोलीय से संबंधित जो संस्थान है कहाँ पर है? तो साथियों, ये धर्मशाला के अंतर्गत मैक्लोडगंज के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 134 जो आपकी स्क्रीन पर है, सौरभ वन विहार अवस्थित है। तो साथियों, सौरभ वन विहार जो है यह पालमपुर के अंतर्गत आता है। अभी कुछ समय पहले बरसात के समय में यह इसमें बहुत भारी नुकसान हुआ था, तो उसकी वजह से यह सुर्खियों में भी रहा था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 135। प्रश्न है, कर्ण राय एक प्रसिद्ध किस्म है। तो प्रश्न है, कर्ण राई जो है यह किसकी प्रसिद्ध फसल है, किस चीज़ की किस्म है? तो साथियों, ये सरसों की एक किस्म है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 136 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, कौन सा राज्य
भारत का प्रथम राज्य है जिसने परिवार कल्याण समिति का गठन किया था? तो साथियों, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसने परिवार कल्याण समिति का गठन किया सबसे पहले। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे प्रश्न संख्या 137 आपके सामने है। प्रश्न है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 1,75,000 का अनुदान रोहिंग्या शरणार्थियों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए कोक्स बाजार या बांग्लादेश में दिया है? तो साथियों, ऐसा कौन है? तो ये ऐसे हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपके लिए प्रश्न है इसका, इस समय WHO का CEO कौन है? कमेंट के माध्यम से बताएं। प्रश्न संख्या 138 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है निम्न कौन सी क्रिकेट टीम ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 के डायरेक्ट क्वालिफाइंग नहीं किया? अर्थात जो क्वालिफाई करने के लिए जो डायरेक्ट क्वालिफाई करना होता है जिसमें बोनस भी मिलता है, वो ऐसी कौन सी टीम थी जिसने नहीं किया था? तो वेस्ट इंडीज़ ऐसी टीम नहीं है, बाकी सभी का यहाँ पर हुआ था, इन सभी का ही, इंडिया का भी नहीं हुआ था साथियों। प्रश्न संख्या 139 आपकी स्क्रीन पर है। किस शहर ने मिशन मोड टू एड्रेस अंडर न्यूट्रिशन प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो किस देश ने की, किस शहर ने की थी? तो ऐसा शहर है साथियों नई दिल्ली। अब की बार जो नई दिल्ली ने की थी 2019 में। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 140 आपकी स्क्रीन पर है। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को आवास प्रदान करने हेतु शहीद ग्राम विकास योजना आरंभ की? तो साथियों, झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसने जो शहीद ग्राम विकास योजना के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को आवास प्रदान किए। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 140 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है पशु कानून के लिए भारत का प्रथम केंद्र किस शहर में खोला गया है? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा हैदराबाद में यह केंद्र खोला गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे प्रश्न है किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड से नवाजा गया? तो साथियों, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बॉलीवुड के, जिसको आप सभी जानते हैं, सलमान खान जो थे, इनको यह ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड जो था प्रदान हुआ था। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 143 आपकी स्क्रीन पर। तो प्रश्न है किस खिलाड़ी ने पुस्तक अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार ये पुस्तक लिखी? तो किसने लिखी? तो साथियों, ये लिखी थी मारिया शारापोवा। आपके लिए प्रश्न है ये किस खेल से संबंध रखती हैं? आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 144। ये 2017 की जो यहाँ पर थीम पूछी है, ओजोन से संबंधित थीम कौन सी थी? तो साथियों, 2017 की जो थीम थी ऑप्शन डी सही रहेगा, केयरिंग ऑफ ऑल लाइफ अंडर द सन। और मूल रूप से पहले मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, पहली बात। और इसके अलावा जो अब की बार जो थीम थी ओजोन फॉर लाइफ थी साथियों। अब की बार की जो ये थी थीम थी 2020 की, तो ओजोन फॉर लाइफ थी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 145 है। निम्न में किस राज्य में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, वह है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 146 आपकी स्क्रीन पर है। माइक्रोलिथ किसके महत्वपूर्ण औजार हैं? तो साथियों, माइक्रोलिथ जो हैं यह उत्तर पाषाण के महत्वपूर्ण जो औजारों के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 147 प्रश्न है महावीर के अनुयायी मूलतः माने जाते थे? तो साथियों, पहली बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, महावीर जो थे जैन धर्म के अंतर्गत आते थे। तो जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऋषभ देव ने की थी। और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे। इसके अलावा जो इनके अनुयायी थे उन्हें निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न 148वां प्रश्न है। निम्न में से किस में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निहित है? तो साथियों, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल के अंतर्गत आता है। प्रश्न आए गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि कौन है? तो वह है विश्वामित्र। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 149 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 149 है। किसके शासनकाल के दौरान शिवाजी अग्र मोर्चे पर आए थे? तो शिवाजी जो अग्र मोर्चे पर आए थे वह आए थे शाहजहां के समय में। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा।
आगे प्रश्न संख्या 150 है, मुगलों के शासनकाल में स्त्री जाति की स्थिति कैसी थी? तो साथियों, मुगलों के समय में स्त्री के ऊपर अत्याचार होता था, तो उनकी स्थिति जो थी बदतर थी। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 151 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें प्रश्न पूछा गया है, किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता दिल्ली आया था? तो साथियों, मूल रूप से तुगलक वंश के, जब तुगलक वंश भारत में सत्ता कर रहा था, उस समय में मोरक्को से इब्न बतूता आया था। तो यहाँ पर ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उनके शासनकाल में मोरक्को से इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो रेहला नाम की पुस्तक लिखी थी। अब प्रश्न पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था जूना खां। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 152 की। तो प्रश्न है, दहसाला प्रणाली निम्न में से निम्न का अगला विकसित रूप है? तो दहसाला जो आती है जबती प्रणाली के अंतर्गत आता है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 153। प्रश्न है, निम्न में से कौन सन्यासी विद्रोह का अंत करने में समर्थ था? तो साथियों, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, यह सन्यासी विद्रोह का अंत करने में समर्थित थे। और ये कौन थे? तो साथियों, यह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 154 है, लाल बाल पाल थे, अर्थात लाल बाल और पाल कौन थे? तो साथियों, ये तीनों ही राष्ट्रीय नेता थे गर्म दल के। तो लाल कौन थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल कौन थे? तो बिपिन चंद्र पाल। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 155। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा पठार है? तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा पठार जो है दक्षिण का पठार है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 156 है, हिमालय की महारानी है? साथियों, यहाँ पर हम सभी गलत करते हैं, हिमालय की रानी को हम धौलागिरी को कर देते हैं, पर नहीं, यह उत्तर गलत है। धौलागिरी नहीं है, हिमालय की महारानी जो है कंचनजंगा को कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 157। प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में पार्वतिक वर्षा नहीं होती है? तो वह असम में नहीं होती है। साथियों, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो मेघालय में मौसिनराम में होती है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ होती है? तो धर्मशाला में होती है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो लाहौल स्पीति में होती है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 158। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज काली मिट्टी में नहीं पाया जाता है? तो साथियों, लोह जो है यह काली मिट्टी में पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, एल्यूमिनियम भी पाया जाता है, फास्फोरस जो है नहीं पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन डी रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 159 जो है। प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन उत्पाद राज्य कौन सा है? तो साथियों, सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 160 है, निम्न में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो साथियों, एम.एल. गिल जो हैं यह नहीं रहे हैं, इसके अलावा सभी रहे हैं इनमें से। आगे बात करते हैं, इस समय में जो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह कौन है? तो जस्टिस बोबड़े हैं। और कौन सी संख्या के हैं? तो वह 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 161 की। तो प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में तिब्बत पर भारत और चीन की संधि पर हस्ताक्षरित हुए थे? तो 1954 में हुए थे। और भारत से कौन गए थे हस्ताक्षर करने के लिए? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 162। निम्न में से किसने भारत के दल विहीन लोकतंत्र की वकालत की थी? तो वह थे जयप्रकाश नारायण। एक और प्रश्न यहाँ पे बता देता हूँ, महात्मा गांधी के जो आदर्श गुरु थे वो थे विनोबा भावे। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसका प्रश्न का उत्तर जो है असली सी रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक और उत्तर बताया, महात्मा गांधी के आदर्श गुरु कौन थे? तो विनोबा भावे थे। प्रश्न संख्या 163 जो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं CA, KL, SQ, VX। तो यहाँ पे अगर आप ABCD लिखेंगे, जैसे KLMN, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, क्रम के रूप में देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं Q और S लिखा है, तो अगर आप ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, तो बीच में एक वर्ड मिस हुआ R, Q और S, और चल रहा है पीछे की तरफ को। आगे VX में भी एक वर्ड जो है मिस है। और K और L के बीच में अगर आप देखेंगे, तो फिर से आप ABCDEFGHIJKLMIJK, तो यहाँ पे बीच में J छूटा है। और यहाँ पर जो है
मूल रूप से सी ए लिखा है, तो सी ए को अगर आप हल करेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सी और ए है, तो इसके बीच में भी बी जो है आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सभी में एक एक का अंतर है। और दूसरी बात अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो v के बाद जो है इसमें अगर आप देखेंगे v और x में, तो v के बाद आ रहा है w और x, मतलब यहाँ पर जो संख्या आ रही है अगली आ रही है और बाकी सब में पीछे की तरफ को डोनेट हो रहा है। तो यहाँ पर भिन्न कौन सा आया, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी जो है यहाँ पर भिन्न आया है। इसके लिए मैं आपको हल करके दिखाता हूँ एक बार। अब यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पहले था सी और ए, तो यहाँ पर देखिए सी पहले आ रहा है ए बाद में, तो ये इसको डोनेट कर रहा है इस एरो को। के बाद आई है तो वह इस प्रकार से इसकी तरफ को जा रहा है, पीछे की तरफ को जा रहा है। उसी प्रकार एस और क्यू भी जा रहा है, लेकिन वी और एक्स जो है आगे की तरफ को डोनेट हो रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो सही ऑप्शन रहेगा वी और एक्स का रहेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। अगला प्रश्न है, किसी कूट में रिपोर्ट को लिखना है तो लिख रहे हैं PRETOR, और उसी कूट में अगर आपने पर्सन को लिखना है तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे पहले रिपोर्ट को लिखने के लिए तो आर जो है इसने दूसरे स्थान पर लिखा, तो वैसे ही हमने पी जो है इसको हमने दूसरे स्थान पर लिखना है। तो ठीक है, हमने सबसे पहले बीच का वर्ड लिखा हमने पी, उसके बाद अगला शब्द है ई। अगर आप इस दूसरी तरफ देखेंगे तो इन्होंने ई को जो लिखा है तीसरे स्थान पर लिखा है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे जैसे हमारे पास पर्सन शब्द था, तो हमने यहाँ पर देखा पी जो लिखना है हमने दूसरी शब्द के बाद लिखना है, तो यहाँ पर पी के बाद ई यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, और तीसरा शब्द है आर, तो जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि इसने पी जो था इसने तीसरे स्थान पे पी था, इसको पहले स्थान पे लिखा, तो हमने आर को यहाँ पर पहले स्थान पर लिखना है। तो RPE 3 शब्द हमारे तैयार हो गए। अगला शब्द था एस, तो हमने देखा कि यहाँ पर चौथे स्थान पे लिखा था ओ, तो ओ को इसने लिखा है 5वें स्थान पर, तो मतलब हमने एक स्थान छोड़ करके हमने लिख देना है एस। अब अगले शब्द है ओ को मतलब यहाँ पर हमारे पास ओ आ रहा है, यहाँ पर 5वां शब्द जो है आर है, तो आर को इसने छठे स्थान पर लिखा है। तो वैसे ही हमने क्या करना है, जो हमारे पास इस यहाँ पर आ रहा है ओ को हमने लास्ट स्थान पर लिखना है और एन को हमने यहाँ पर लिखना है। तो हमारे पास शब्द बना RPENSO। अब देखिए आप यहाँ ऊपर कहीं बन रहा है RPENSO, तो यहाँ कोई नहीं बन रहा है, तो इसका ऑप्शन रहेगा डी, नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 165 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न कह रहा है वंस योर बुक डैश पेज 10 स्टार्ट रीडिंग। तो साथियों यहाँ पर रहेगा ओपन योर बुक डैश पेज 10 एंड स्टार्ट रीडिंग। तो ओपन योर बुक एट पेज 10, एट यहाँ पर लगेगा एट पेज 10 एंड स्टार्ट रीडिंग, ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 166 में एंटोनियम पूछा है रेपुजनेंट का, तो साथ ही वो होता है एग्रीनेबल, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे आइडोम पूछा है टू ड्रॉ अ लाइन इज, टू ड्रॉ अ लाइन का आइडोम क्या है, तो टू बी स्टैंड, इसका सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 168 आपकी स्क्रीन पर है। भव शब्द का स्त्रीलिंग में क्या बनता है साथियों, वो बनता है भवानी, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 169 प्रश्न है कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का अर्थ होता है बढ़िया लिखना, सुंदर लिखना या जी तोड़ मेहनत करना। तत्सम शब्द पूछा गया है साथियों, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस है कटोरा, कबूतर, कोयल और कर्पूर, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, कर्पूर इसका सही ऑप्शन रहेगा। तो साथियों आज के इस भाग में हमने प्रश्न संख्या 121 से लेकर के 170 तक के प्रश्नों को हल किया। तो आप भी बताएं, आपके कमेंट के माध्यम से आप भी बताएं कि आपके कितने यहाँ पर उत्तर सही हुए हैं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमो नमः।